हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यार हम आपका जो यूनिट 3 का बेसियन लर्निंग वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो यार जो हमारे टॉपिक्स हैं इस वीडियो के लिए वो हैं हमारे सबसे पहले बेस थ्योरम, देन आती है आपकी नेव बेस क्लासिफायर, देन है आपका बेसियन बिलीफ नेटवर्क एंड फाइनली है आपकी ईएम एल्गोरिथम। तो यार हम इन चारों को बहुत ध्यान से समझेंगे कि इन चारों कंसेप्ट कैसे है और इन चारों के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करते कैसे हैं, क्योंकि बात क्या है यार, देखने में लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इन टॉपिक के, बट रियलिटी क्या है कि अगर उन्होंने आपको एक डेटा सेट दे दिया और अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्वेश्चन सही में इतना आसान होता है कि आप मतलब विद इन 30 सेकंड्स आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान समझिए कि टॉपिक को। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें इन टॉपिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो यार जो हमें इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ी वो पड़ी है यार आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से। मतलब देखो यार, अगर मैं रियल में बोलता हूँ ए ड्राइव्स बी, अगर एक ये टारगेट फंक्शन है और ये डिनोट कर रहा है कि अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो बी की वैल्यू भी ट्रू है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अक्सर क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि ए ट्रू है या नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ए फॉल्स है फिर भी आपका बी ट्रू हो जाता है। जैसे यार अगर मैं आपसे बोलता हूँ इट विल रेन टुडे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या आपके यहाँ आज बारिश होगी, तो क्या आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि आपके यहाँ बारिश होगी? नहीं बोल सकते। यार गूगल क्रोम पर भी जो दिखाता है, गूगल पर वो भी एक प्रिडिक्शन दिखाता है, मतलब गारंटी तो नहीं है ना कि जो गूगल दिखा रहा है सेम एज इट इज मौसम हमारे यहाँ पर दिखेगा। ठीक है ना, ऐसी बिहेवियर ऑफ समवन फॉर सम सिचुएशन, किसी का बिहेवियर क्या होगा किसी सिचुएशन के लिए, आप ये चीज बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यार बेसिकली इस सारी प्रॉब्लम के लिए जो एक मेथड आया था वो आया था आपका प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो यार हमने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग वाला टॉपिक ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एआई में, तो चलो फिर बता देता हूँ। Probabilistic reasoning is a way of knowledge representation where we apply the concept of probability to indicate the uncertainty knowledge। मतलब जहां पर भी आपकी नॉलेज अनसर्टेन होगी, जहां पर आपको सर्टेनिटी नहीं होगी अपनी नॉलेज में, उस तरह की नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज करते हैं, और जिस एक पूरे कंसेप्ट का नाम दिया उन्होंने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। अब जो ये अनसर्टेनिटी आती है ये आती किस कारण से है यार, उसके अलग अलग कारण है। जैसे है इन्फॉर्मेशन अकर्ड फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज, जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है वो हमने अनरिलायबल सोर्सेज से ली है। एक्सपेरिमेंटल एरर्स, एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ एरर्स आ गए हैं। इक्विपमेंट फॉल्ट, जो हमारे इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट है। टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर का फेरबदल होना, एंड क्लाइमेट चेंज, ये कुछ आपके जनरल कॉजेज हैं अनसर्टेनिटी की। तो यार अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यार हम इस अनसर्टेनिटी वाली नॉलेज को, वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से एक है आपका बेस रूल, जिसको यार हम आपकी बेस थ्योरम भी बोलते हैं। एक है आपका बेसियन स्टैटिक्स, जिसको हम आपका बेसियन बिलीफ नेटवर्क भी बोलते हैं, और एक है आपका नेव बेस क्लासिफायर। तो सबसे पहले बात आती है बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम आप सबने पढ़ी हुई है मैथ्स में क्लास 12 में, तो बता देता हूँ क्या होती क्या है। बेस थ्योरम इज आल्सो नोन एज बेस रूल और बेस लॉ और बेसियन रीजनिंग। यार ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि बेस थ्योरम के अलग अलग नाम्स क्या हैं। विच डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद अनसर्टेन नॉलेज, अगर कोई इवेंट है जिसकी नॉलेज अनसर्टेन है उस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम जनरली आपकी बेस थ्योरम का यूज करते हैं। बेस थ्योरम यार आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इन दोनों का यूज करती है। क्या मतलब है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि अगर मुझे किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन अनदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब यहाँ पर हम ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब आपका बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ पर आपका जो पी ए इंटरसेक्शन बी है इसको बोलते हैं हम आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और जो पी बी है इसको बोलते हैं आपकी हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमने पी ए अपॉन बी निकाला, सेम मैं ऐसे ही यार आपका पी बी अपॉन ए निकालूंगा। तो जब मैं पी बी अपॉन ए निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। भाई जो जो इवेंट आपका पहले हो चुका है मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ और उसी को बोल रहा हूँ मैं आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो बात क्या यार, जो हमारा बेस थ्योरम कंसेप्ट है उसको हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे। बेस थ्योरम की हेल्प से, बेस थ्योरम एक तरीका है कैलकुलेट करने का पी बी अपॉन ए विद द नॉलेज ऑफ पी ए अपॉन बी। मतलब आपको पी ए अपॉन बी की वैल्यू पता है और आपको उस नॉलेज के बेस पर आपको पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे? बेस थ्योरम अलाउज अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन ऑफ एन इवेंट बाय ऑब्जर्विंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब ये आपको अलाउ करता है प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन को अपडेट करने का बाय ऑब्जर्विंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नई चीज को देखकर हम अपनी जो प्रोबेबिलिटी हमने प्रिडिक्ट करी है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब देखो यार, जो ये फॉर्मूले हैं ये दोनों फॉर्मूले आपके उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आए हैं। मतलब जैसे देखो,
यहाँ पे एक फॉर्मूला था पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखा, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी, ठीक है, ये लिखा। और जो एक दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं पी बी अपॉन ए का लिखूंगा तो उसके हेल्प से मैंने लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए। मतलब ये दोनों फॉर्मूले सिंपल आपके यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से निकले हैं। अब जो ये है ये भी आपका पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है और ये भी आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अब मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, जब मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा तो यार मैं इजिली पी बी अपॉन ए या फिर पी ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जब मुझे दूसरी नॉलेज या फिर दूसरा मेरे पास आंसर पहले ही होगा, ठीक है। तो यार जब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपकी इक्वेशन ये बन गई पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। इसको बोलते हैं आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला यही है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन है डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं कि हम पी ए अपॉन बी को बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। पी बी अपॉन ए क्योंकि हमें पहले पता है तो इसको बोलते हैं आपकी लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। पी ए जो ऊपर है यार उसको बोलते हैं आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड नीचे वाले को बोलते हैं आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो यार मार्जिनल तो हमें समझ आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सीधा था। जो चीज हमें निकालनी है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दूसरी जो हमें पहले पता है पी बी अपॉन ए वो होती है लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी और ए के आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो यार ये चार टर्म याद रखना क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो फॉर्मूला दे दे और पूछे पी बी अपॉन ए इन चारों में से क्या है। तो यार ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हम बेस रूल अप्लाई करते कैसे हैं, तो देखो बेस रूल अलाउज अस टू कंप्यूट द सिंगल टर्म पी बी अपॉन ए इन टर्म्स ऑफ पी ए अपॉन बी, पी बी एंड पी ए। भाई हमें पी ए अपॉन बी की वैल्यू पहले पता है, पी बी की वैल्यू पहले पता है, पी ए की वैल्यू पहले पता है, तो मुझे पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो लेट सपोज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोज निकालना है, जब मुझे इफेक्ट पहले ही पता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इफेक्ट अपॉन कोज इंटू पी कोज अपॉन पी इफेक्ट। यही फॉर्मूला यार आपका बेस थ्योरम की जगह मतलब जो आपका बेस थ्योरम में ए और बी लिखा था मैंने उसकी जगह आपका यहाँ पर कोज और इफेक्ट लिख दिया। अब देखा इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन पेशेंट्स की जिनको ये बीमारी है विद अ स्टिफ नेक। तो डेटा क्या गिवन है कि डॉक्टर को उम्मीद है, मतलब डॉक्टर अवेयर है इस चीज के कि अगर किसी बंदे को ये डिसीज है कॉजेज अ पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक, मतलब उस डिसीज के साथ उसको ये स्टिफ नेक वाली बीमारी भी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 80% दे रखी है उन्होंने। मतलब क्या मतलब है कि अगर किसी बंदे को पहले ये बीमारी है तो उसको स्टिफ नेक होने का प्रोबेबिलिटी 80% है, और किसी बंदे को बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी 1/30,000 है और स्टिफ नेक होने की प्रोबेबिलिटी 2% है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब पी बी अपॉन ए, मतलब मैंने ए की जमाना ए माना मैंने यार कि पेशेंट को स्टिफ नेक है और बी माना कि पेशेंट को वो बीमारी है। अब मुझे ये पहले दिया हुआ है कि अगर किसी बंदे को ये बीमारी है तो उसको स्टिफ नेक होगा 80%। तो मतलब पी ए अपॉन बी की वैल्यू मुझे पहली 80% दी हुई है, मतलब 0.8। पी बी की वैल्यू दी हुई है 1/30,000 एंड पी ए की वैल्यू दी है 0.02। अब मुझे निकालना क्या है पी बी अपॉन ए, तो मैं अपना बेस थ्योरम वाले फॉर्म में रखूंगा पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए अपॉन बी इंटू पी बी अपॉन पी ए। मुझे इन सबकी वैल्यू पता है तो मेरा आंसर निकल गया डायरेक्ट 0.001333, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना। तो यार इस चीज को आपके पास थोड़ा देख लेना। अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं बेस थ्योरम की, तो यार इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रोबोट व्हेन द ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड स्टेप इज गिवन। मतलब अगर मुझे किसी रोबोट का नेक्स्ट स्टेप निकालना है और उसका पहले कोई ऑलरेडी स्टेप दिया हुआ है तो यार वहां पे यूज होती है। दूसरा, बेस थ्योरम इज हेल्पफुल इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज करते हैं और इट कैन बी सोल्व द मल्टी होल प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेव बेस क्लासीफायर का। नेव बेस क्लासीफायर भी यार हमने पहले काफी बार पढ़ा हुआ है, डेटा वेयर हाउसिंग में भी पढ़ा था और शायद एआई में भी ये एल्गोरिथम आई थी, बट एक बार फिर भी यहाँ पे देखते हैं और देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो यार नेव बेस्ड एल्गोरिथम इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम एंड यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। मतलब नेव बेस्ड एल्गोरिथम आपकी एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि आपकी बेस थ्योरम के बेस पर है और आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने को यूज होती है। यार यही कुछ टर्म्स हैं ऐसी कि ये सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है और कौन सी थ्योरम के ऊपर बेस करती है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इट इज मेनली यूजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स अ हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब टेक्स्ट को क्लासीफाई करने के लिए भी आप जनरली आपका नेव बेस का यूज करते हैं। इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर विच मीन्स इट प्रिडिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर है,
मतलब जो ये वैल्यू प्रिडिक्ट करता है ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही प्रिडिक्ट करता है। सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ नेव बेस आर स्पैम फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड क्लासिफाइंग आर्टिकल्स। हमें कोई आर्टिकल्स को क्लासीफाई करना है, स्पैम को फिल्टर करना है, तो इन सब के लिए हम आपको जनरली नेव बेस का यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक वेदर कंडीशन का डेटा सेट दिया हुआ है एंड कोरस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल प्ले, मतलब कुछ वेदर दिया हुआ है कि रेनी, सनी, ओवरकास्ट, और हमें दिया हुआ है कि वो कोई बंदा है वो क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इफ द वेदर इज सनी देन द प्लेयर शुड प्ले और नॉट। इस डेटा सेट के हिसाब से अगर वेदर सनी है तो क्या बंदा क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने आपके ओवरकास्ट, रेनी और सनी को अलग अलग एक मतलब एक टेबल अलग बना ली, जिसमें मैंने देखा कि अगर मेरा वेदर ओवरकास्ट है तो उसके सामने कितनी बार वो खेल रहा है और कितनी बार नहीं खेल रहा। मतलब जब ओवरकास्ट है तो वो 5 बार खेलेगा और एक भी बार ऐसा नहीं है कि कभी नहीं खेलेगा। अगर रेनी है तो 2 बार खेलेगा, 2 बार नहीं खेलेगा। सनी है तो 3 बार खेलेगा, 2 बार नहीं खेलेगा। मैंने अगर टोटल कर दिया, मतलब टोटल 10 आपके यस हैं और 5 आपके नो हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इन सबको यार आपकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करा। मतलब टोटल ओवरकास्ट के समय आपका वो कितने, मतलब ओवरकास्ट कितने आ रहे हैं आपके, टोटल 5 आ रहे हैं और टोटल हैं कितने यार आपके 14, तो 5/14 आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। ऐसे ही अगर रेनी की बात करो तो रेनी आपके 2+2, मतलब 2 बार खेल रहा है, 2 बार नहीं खेल रहा, मतलब आपका रेनी 4 बार आ रहा है, तो 4 बार 4/14 0.29। अगर मैं सनी की बात करूँ तो सनी में यार 2+3 क्या हो गया 5, 5/14 हो गया 0.35। अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकाली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकाली कि आपकी उस टेबल में वो टोटल कितनी बार खेल रहा है, कितनी बार नहीं खेला। तो बार 4 बार टोटल नहीं खेला तो 4/14 एंड 10 बार खेल रहा है तो 10/14। ये आपकी यस की और नो की प्रोबेबिलिटी आ गई, और ये आपकी ओवरकास्ट की, रेनी की और सनी की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर लगाऊंगा आपकी डायरेक्ट बेस थ्योरम। तो पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बंदा क्रिकेट खेलेगा जब मौसम सनी होगा, तो फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन सनी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी अपॉन यस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी अपॉन यस की वैल्यू क्या है भाई, ये देखो कि जब आपका सनी है और जब वो खेल रहा है कितनी बार खेल रहा है 3, आपके टोटल यस कितने थे 10, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी अपॉन यस की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी क्या है आपको पता है यार 0.35, ये भाई सनी का टोटल 5/14 0.35, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कहाँ से आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है आपकी ये वाली 0.71। तो यार मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्म में रखा, आपकी वैल्यू आ गई 0.60। ऐसे ही मैंने अब निकाला कि जब मेरा बंदा क्रिकेट नहीं खेलेगा जब मौसम सनी होगा। दोबारा मैंने बेस में अप्लाई करी तो सनी अपॉन नो की वैल्यू क्या होगा यार, अब ये देखो जब आपका मौसम सनी है तो वो बंदा क्रिकेट कितने टाइम्स नहीं खेल रहा है, 2 टाइम्स। कितने बार में से 9 टोटल है कितने टेबल में, 2 + 2 4, तो 2/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पता है यार हमें 0.29 एंड 0.29 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी यार हमें पता है आपकी 0.35। अब यार ये वैल्यू मैं आपकी दोबारा इन फॉर्मूले में रख दूंगा और आपका आंसर आ गया 0.41। अब देखो जब मौसम सनी था आपका बंदा खेलने की प्रोबेबिलिटी है 0.60, जब मौसम सनी है ना खेलने की प्रोबेबिलिटी है 0.41। बड़ा कौन सा यार, यस वाला। तो मतलब आपका बंदा क्रिकेट खेलेगा जब मौसम सनी होगा, जो सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसको मांगे चलेंगे कि यार वो हमारा आंसर होगा। तो यार सिंपल सा है। तो इसलिए आपने देखा कि अगर आपको कोई डेटा सेट दे दिया सपोज ऐसा पेपर में, और आपसे अगर बोलता है कि यार अगर वेदर ओवरकास्ट है तो बताओ प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, तो आप इजीली बहुत मतलब विद इन 1 मिनट आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ से आप पिक कर रहे हो। ठीक है, अब है यार आपके कुछ फायदे, इसके फायदे क्या है नेव बेस के। यार नेव बेस इज वन ऑफ द फास्ट एंड इजी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू प्रिडिक्ट अ क्लास ऑफ डेटा सेट। मतलब सबसे फास्ट और बहुत इजी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है टू प्रिडिक्ट अ क्लास ऑफ डेटा सेट। इट कैन बी यूज फॉर बाइनरी एल्वेज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था यार जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन टेक्निक बताई थी कि आपकी 2 तरह होती है, एक होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ नहीं देखी यार कि क्लासिफिकेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो उसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, उसे लोग आप एक बार चेक कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स वेल इन मल्टी क्लास प्रिडिक्शन एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। ये यार मल्टी क्लास प्रिडिक्शन को यूज करता है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसको हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यार आपका बेशन बिलीफ नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। और उसका क्वेश्चन यार देखना, मतलब आपको देखने में लगेगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट सही में इतना ईजी क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आएगा। देखते हैं। तो यार बेशन बिलीफ नेटवर्क इज अ की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी
फॉर डीलिंग विद प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच हैज अनसर्टेनिटी। मतलब जिस प्रॉब्लम में आपकी कुछ अनसर्टेनिटी है, ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम आपका बेसियन बिलीफ नेटवर्क यूज करते हैं, जो कि आपका प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट को यूज करता है। A Bayesian network is a probabilistic graphical model which represent a set of variables and their conditional dependency using a डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें यार आपकी दो चीज होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और एक है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों के बेस पर यार ये बहुत इजीली किसी भी अनसर्टेनिटी वाली क्वेश्चंस की, अनसर्टेनिटी वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लेता है। इसके अलग अलग नाम है यार, जैसे इसको कई जगह बेस नेटवर्क से देखोगे, कई जगह बिलीफ नेटवर्क, डिसीजन नेटवर्क और बेसियन मॉडल। तो यार ये सब चीज आप याद रखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार ये जो अलग अलग नाम है ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में पूछ लेता है वो। तो अगर मैं आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करूं तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। भाई हमें पता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सारी आपकी प्रोबेबिलिस्टिक ही होती हैं। भाई आप कभी बिल्कुल मतलब 100% श्योर आप नहीं कह सकते कि क्या मौसम होगा आज का, क्या आज बारिश होगी नहीं होगी। तो ये सब चीज क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक ही है, तो इन वजह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स पर आपका जनरली बेसियन बिलीफ नेटवर्क, बेस थ्योरम, नेव बेस क्लासिफायर ये सब आपका यूज करते हैं। तो यार देखो इसमें मैंने आपको बताया दो चीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ और एक यहाँ की टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट समझते हैं आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। यार ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी आपकी कुछ नोट्स हैं। इसमें है क्या यार, जैसे ए नोड्स है, ए नोड्स आपकी डी से कनेक्ट है और बी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर ए नोड पेरेंट नोड है बी के लिए और डी के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बी और डी नोड पेरेंट हैं आपकी सी नोड के लिए। सिंपल भाषा में यार हम करते क्या है, इसमें हम किसी भी नोड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेरेंट नोड। मतलब जो हम निकाल लेते हैं ना कि पी ए अपॉन बी, भाई मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब मुझे बी की पहले ही पता है, मतलब या फिर बी इवेंट आपका पहले अगर हो चुका है, तो यार जो इवेंट अगर होगा वो हमेशा यहाँ पर आपका पेरेंट नोड वाला होगा सिर्फ और सिर्फ। मतलब डी और बी के लिए सिर्फ ए को रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे, सी वाले के लिए हम सिर्फ आपका डी और बी को रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सी वाली नोड के लिए मैं आपका ए वाली नोड को रेस्पेक्ट में लेके चलूंगा, नहीं। जो उसका बिल्कुल जस्ट अपर नोड या फिर जो उसका जस्ट अपर पेरेंट है, मैं उसको उसके रेस्पेक्ट में उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है A, B, C, D are random variables represented by the nodes of network graph. If we considering node B, which is connected with node A by a directed arrow, then node A is called the parent of node B. Parent नोड A आपका नोड B का पेरेंट है और साथ ही साथ नोड D का भी पेरेंट है नोड A। नोड C इज इंडिपेंडेंट ऑफ नोड A। मैंने आपको बता दिया है नोड C का कोई लिंक नहीं है A से, नोड C का लिंक है आपका B और D से, ठीक है। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले की बात करूँ तो यार इस फॉर्मूले को समझाने से बढ़िया है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए कि इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते कैसे हैं। तो देखो यार ये आपको एक क्वेश्चन है, लग तो रहा होगा बहुत बड़ा सा, लेकिन विद इन 15 to 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है क्या इसमें, ये आपकी कुछ नोट दी हुई हैं, बर्गलरी, अर्थक्वेक, अलार्म, डेविड कोल्स और सोफिया कोल्स। इसमें है क्या यार, क्वेश्चन बताता हूँ पहले थोड़ा सा। एक भाई है यार, उसने क्या करा है, उसने अपने घर में अलार्म लगाया है, ठीक है। अलार्म जब बजेगा जब या तो उसके घर में चोरी होगी या फिर कोई भूकंप आएगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई, वो बंदा काम करता है एक कंपनी में, उसके बाद टाइम नहीं है, मतलब वो घर पे कम रहता है, कंपनी में ज़्यादा रहता है। तो उसने अपने दो पड़ोसियों को, एक है डेविड और एक है सोफिया, उसने इन दोनों को बोला हुआ है कि भाई अगर मेरे घर का कभी अलार्म बजे तो मुझे बता दिया करो कि भाई आपके घर में अलार्म बजा है, जिससे कि मैं अपना आकर देख लूँ कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई है मेरे घर में, ठीक है। अब क्योंकि रियल लाइफ में मैंने आपको बताया हर चीज़ अनसर्टेन होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि जब भी आप उसके घर में चोरी होगी तो हमेशा अलार्म बजेगा ही बजेगा। जरूरी नहीं है जब अर्थक्वेक आएगा तो हमेशा उसके घर में अलार्म बजेगा ही बजेगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि अलार्म वाली नोड का पेरेंट है बर्गली और अर्थक्वेक, तो जब मैं अलार्म की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो मैं हमेशा इन दोनों को रेस्पेक्ट में लेकर चलूंगा, और जब मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूंगा तो जब मैं अलार्म को लेकर चलूंगा, क्योंकि अलार्म इसका पेरेंट है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब अलार्म बजेगा तो हमेशा डेविड और सोफिया कॉल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बात क्या है, जो अलार्म की रिंगटोन है वही डेविड के फोन की रिंगटोन है। और सोफिया के साथ दिक्कत क्या है, सोफिया को बहुत मतलब हाई
मतलब वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने की आदत है। अब जब वो हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनती है तो उसे कई बार अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो अलार्म बजता रहता है और सोफिया को पता नहीं लगता। तो इसलिए कई बार होता क्या है कि अलार्म बज जाता है और ना तो डेविड कॉल कर पाता और ना ही सोफिया कॉल कर पाती। अब आपको देखो ये सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इतना यार आपका ये पूरा क्वेश्चन है, आपको ये पूरा क्वेश्चन देगा और फिर आपको एक मतलब डेटा सेट आपको गिवन है पूरा ये। अब देखो पहले सुना देता हूँ। ये आपकी मैंने इस नोट को बी माना, इसकी बी की प्रोबेबिलिटी है ट्रू की और फॉल्स की। मतलब आपका अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी और वो चोरी होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे यार ये बता रहा है कि अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अलार्म क्या बता रहा है कि अगर उसके घर में चोरी हुई है और अर्थक्वेक भी आया है तो क्या अलार्म बजा है या फिर नहीं बजा है। समझे भाई, A=2 का मतलब अलार्म बजा है और A=false का मतलब अलार्म नहीं बजा। तो ये टेबल बता रही है कि भाई इसके आपके पेरेंट दो हो गए, एक हो गया बी, एक हो गया ई। बी और ई के बेस पर भी चार कंडीशन बनेगी, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उन चारों के बेस पर आपकी ये कुछ प्रोबेबिलिटी है। अब ये दो टेबल क्या बता रही है, ये दो टेबल बता रही है कि अगर अलार्म बजा या नहीं बजा, अगर बजा तो डेविड ने कॉल करा या नहीं करा की प्रोबेबिलिटी, और अगर अलार्म ना बजा तो करने और ना करने की प्रोबेबिलिटी। ऐसी सेम यहाँ पर अलार्म बजना और ना बजना ये ट्रू और फॉल्स, और सोफिया कॉल करती है और नहीं करती उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द अलार्म हैज साउंडेड। अलार्म बजा बट देयर इज नाइदर अ बर्गलरी नॉट एन अर्थक्वेक अकर्ड। मतलब ना तो उसके घर में चोरी हुई है ना ही भूकंप आया, फिर भी उसका अलार्म बज गया। एंड डेविड एंड सोफिया बोथ कॉल्ड द हैरी। डेविड ने और सोफिया ने दोनों ने हैरी को फोन कर दिया। हैरी कौन है, हैरी उस घर का मालिक है जिसके घर में अलार्म लगा हुआ है। तो अब आपको अब देखो इसको ऐसे पढ़ना है, डेविड ने और सोफिया ने कॉल करा जब अलार्म बजा, बट ना तो उसके घर में चोरी हुई है और ना ही उस अर्थक्वेक आया है। तो आपको ऐसे निकालना है। अगर मैं सबसे पहले डेविड कॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा भाई, डेविड ने कॉल कब करा, इसका पेरेंट क्या है अलार्म, अलार्म तो बजा था ना। तो डेविड ने कॉल करा और अलार्म बजा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, अलार्म बजा, अलार्म ट्रू, एंड डेविड ने कॉल करा 0.91। तो यार ये हो गया आपका 0.91। ठीक है, मल्टीप्लाई सोफिया के देखो कि सोफिया ने कॉल करा और अलार्म भी बजा, सो अलार्म बजा और सोफिया ने कॉल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.75। ये आ गया आपका 0.75। तो यार 0.75 आ गया प्रोबेबिलिटी। सोफिया ने कॉल करा जब अलार्म बजा था, 0.91 प्रोबेबिलिटी आ गई जब डेविड ने कॉल करा अलार्म बजा था। अब अलार्म पे आ जाओ, मतलब हमें इसको नीचे से ऊपर पढ़ना होता है। अब जब अलार्म पर आ गए तो अलार्म बजा बट ना तो उसके घर में चोरी हुई है और ना ही अर्थक्वेक आया। तो मतलब ना तो चोरी हुई ना अर्थक्वेक आया, बट अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.999। ये हो गया आपका 0.999। ठीक है, अब बचा क्या, बर्गलरी और अर्थक्वेक। इन दोनों, ये दोनों फॉल्स हैं क्योंकि ना तो घर में चोरी हुई ना ही भूकंप आया। तो चोरी ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.998 और अर्थक्वेक ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.999। ठीक है, ये सारी वैल्यू यार ये हैं, इन सारी की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ये आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बस कुछ नहीं करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपको अपने इस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और हमेशा जब भी मैं किसी नोड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो मैं जस्ट उसके पेरेंट को देख के चलूंगा। भाई डेविड ने कॉल करा और अलार्म बजा था, तो अलार्म ट्रू, डेविड ट्रू की प्रोबेबिलिटी 0.91। सोफिया ने कॉल करा अलार्म बजा, अलार्म ट्रू, सोफिया ने कॉल करा प्रोबेबिलिटी 0.75। अलार्म बजना बट ना तो भूकंप आया और ना चोरी हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.999। ठीक है, चोरी ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.998 और भूकंप ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.999। इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, आपका ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यार अगर आपको ऐसा डेटा सेट दे दिया और आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप बिल्कुल इजीली विद इन 30 सेकंड्स आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान रखना कौन सी वैल्यू को कहाँ से पिकअप कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी ईएम एल्गोरिथम का। ईएम एल्गोरिथम की फुल फॉर्म है यार आपकी एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। इट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम लिक्लिहुड parameters of a statistical model in case the latent variables are present or the data is missing or incomplete। मतलब अगर कभी आपका डेटा मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, इस तरह के डेटा को या इस तरह के अनसर्टेन नॉलेज को फिल करने के लिए हम आपकी ईएम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। देखो यार जैसे आपका लेट सपोज इनकंसिस्टेंट डेटा दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट करा कि इनमें से कोई आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिट करके देखा कि
इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल फिट कौन सा है। तो मुझे पता लगा, लेट सपोज कि ये वाला जो अलग रखा हुआ है येलो वाला, ये सबसे ज्यादा सुटेबल फिट है, तो आपकी वैल्यू मैच कर गई एंड देन आप अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर दोगे। ये सिंपल से इसका प्रोसीजर है। अगर मैं यार इसके एल्गोरिथम की बात करूं तो ईएम एल्गोरिथम फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू फाइंड द रेलिवेंट मॉडल पैरामीटर्स इन प्रेजेंस ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। मतलब अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं पता है, कोई आपके वेरिएबल लेटेंट है, तो उनके प्रेजेंस में आप कैसे उन वैल्यू को फाइंड करोगे। तो उससे कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशन स्टेप, मतलब पहले आप एक्सपेक्ट करोगे क्या वैल्यू आ सकती है। मैक्सिमाइजेशन स्टेप, दिस स्टेप जनरेट्स कंप्लीट डेटा आफ्टर द एक्सपेक्टेशन स्टेप, अपडेट्स द मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा। मतलब जो वैल्यू आपने फर्स्ट स्टेप में एक्सपेक्ट करी है, आप उसको रख के देखोगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज है, मतलब कौन सी वैल्यू से मोस्ट सुटेबल आंसर आ पा रहा है। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करते रहोगे स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को अंटिल द कन्वर्जेंस इज मेट। अब कन्वर्जेंस होता क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। मतलब ये हमारे इंट्यूशन के ऊपर है कि यार हम कहां पर जाके अपनी एल्गोरिथम को स्टॉप कर रहे हैं। भाई जो चीज हमें लग रही है कि अब ये हमारा सुटेबल मैच हो गया, तो हम वहां पर जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव टू रैंडम वेरिएबल्स, if the probability of their difference is very small, it is said to be converged. In this case convergence means if the values match each other। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर कोई दो रैंडम इवेंट्स हैं, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत, मतलब उनका डिफरेंस बहुत कम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार वे दोनों लगभग ऑन एन एवरेज आपके इक्वल ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो कन्वर्जेंस वाला फंडा है वो आपके इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कहाँ पर जाके स्टॉप कर रहे हो। यार ये है सिंपल सा इसका एक फ्लो चार्ट। स्टार्ट करा मैंने एल्गोरिथम को, मैंने इनिशियल वैल्यूज मतलब कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करी, उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेक्ट करी क्या वैल्यू मेरी आ सकती है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, उसका देखा क्या मेरा एल्गोरिथम कन्वर्ज कर रही है, अगर कर रही है तो मैंने स्टॉप कर दिया, नहीं तो मैंने दोबारा कोई नई वैल्यू एक्सपेक्ट करी, मैक्सिमाइज करी, दोबारा चेक करा कि क्या मेरी कन्वर्ज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सब था आपका ईएम एल्गोरिथम के बारे में। अगर मैं आपके कुछ यूसेज की बात करूं कि उसके फायदे क्या हैं, तो यार इट कैन बी यूज टू फिल द मिसिंग डेटा, मैंने आपको बता दिया है। अगर कहीं पे आपका डेटा कोई मिसिंग है तो उसको फिल करने के लिए हम आपका ईएम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज ऑन एज अ बेसिस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग ऑफ क्लस्टर्स। अनसुपरवाइज लर्निंग में, क्लस्टरिंग में भी कई बार हम इसका यूज कर लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ हिडन मार्कअप मॉडल। हिडन मार्कअप मॉडल के कुछ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड इट कैन बी यूज फॉर डिस्कवरिंग द वैल्यूज ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब था आपका ईएम एल्गोरिथम के बारे में, और यही सब था यार आपकी यूनिट 3 के बारे में। यार यूनिट 3 के ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और भी कुछ मतलब टॉपिक्स हैं जो इसका फर्स्ट हाफ पार्ट है यूनिट 3 का, वो मतलब मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको करवा दिया है। अब यार क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए बस एक थोड़ा ओवरव्यू लेना था, तो हमने यार ये ओवरव्यू ले लिया है इन सब टॉपिक्स का। तो यार यहाँ पे आपकी यूनिट 3 भी पूरी हो गई है। ये कुछ आपके रेफरेंस हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है और जहाँ से मैंने हेल्प लेकर ये पीपीटी डिजाइन करी है। तो यार ये सब आपकी यहाँ तक आपकी यूनिट 3 कवर कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में यार आपकी मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 4 और यूनिट 5, मतलब कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपके यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों पूरी कर दूं, जिससे कि यार क्योंकि अब टाइम कम है और हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को पूरा करना है। ठीक है, तो यार मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो दोस्तों यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।